नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं हिना आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को लेकर बैकफुट पर सरकार। विपक्ष की आपत्ति के बाद सरकार ने नियम में किया बदलाव। सत्र के दौरान अब लिखित सवाल पूछ सकेंगे सांसद। सीमा पर तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे 2 दिन के दौरे पर पहुंचे लद्दाख। एलएसी पर सेना की तैयारियों और हालात की समीक्षा। लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 सितंबर को करेगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा, जिन ग्राहकों के खाते में 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं हुए, केस निपटने तक उन पर ना हो कार्रवाई। सरकार ने कहा, ब्याज में नहीं दे सकते छूट। कांग्रेस की चिट्ठी पर फेसबुक का जवाब। कहा, पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं काम। नफरत और कट्टरता की फेसबुक पर कोई जगह नहीं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने लिखी थी चिट्ठी। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में वकील विकास सिंह का बयान। कहा, परिवार मानता है कि यह खुदकुशी नहीं हत्या है। बोले, मुंबई पुलिस ने हमें नहीं दी स्टेटमेंट की कॉपी। रिपोर्ट की भाषा को भी लेकर भी उठाए सवाल। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक ऐसा भी पहलू है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत का एक्टर से कुछ कनेक्शन था। सीबीआई ने इसी पहलू पर अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई ये समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं दिशा सालियान की मौत और सुशांत की मौत में कुछ कॉमन तो नहीं। जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई बंटी सचदेवा से पूछताछ कर रही है। बंटी सचदेवा कॉर्नर स्टोन कंपनी की सीईओ हैं। इसी कंपनी में दिशा सालियान भी काम किया करती थी। अब सीबीआई बंटी से पूछताछ कर ये समझने की कोशिश करेगी कि क्या दिशा सालियान का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन है या नहीं। सीबीआई सूत्रों का मानना है कि 8 तारीख को रिया सुशांत को छोड़कर गई। कुछ घंटे बाद ही दिशा सालियान ने आत्महत्या कर ली। इसके पीछे की वजह क्या है, अब इन तथ्यों को सीबीआई खंगाल रही है। बता दें कि बंटी सचदेवा वही शख्स हैं जिन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली को भी बड़े बड़े ऐड दिलवाए हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता मुरारी सिंह। मुरारी जी, तो सीबीआई ने बंटी से पूछताछ करने की भी बात कही है। क्या कुछ ऐसे सबूत मिले हैं सीबीआई को कि वो बंटी से पूछताछ करने के लिए राजी हो गए? देखिए, बंटी से पूछताछ का जो मकसद था, वो सबसे बड़ा मकसद सीबीआई का यही था कि सुशांत सिंह के मैनेजमेंट को बंटी की कंपनी संभालती थी और बंटी उस कंपनी के सीईओ थे। दूसरी बात की दिशा सालियान सुसाइड केस में क्या कुछ जानकारी उनके सीईओ के पास था, इसे लेकर के सवाल जवाब किए गए। साथ ही रिया चक्रवर्ती के जो बयान दर्ज किए गए थे, उस बयान के आधार पर बंटी से पूछताछ हुई। लगभग 3 घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बाद बंटी वहां से निकल गए। सीबीआई कल उन्हें बुला सकती है पूछताछ के लिए। अगर अभी की बात करूं तो मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर मौजूद हूं, जहां पर नीरज और केशव के साथ में पूछताछ चल रही है। जो कुछ बयान लिए गए हैं बंटी से, उसके आधार पर नीरज और केशव से क्रॉस क्वेश्चन सीबीआई द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी जी इस पूरी जानकारी के लिए। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई ने 14 दिन बाद संदीप सिंह को समन जारी किया है। संदीप सिंह को सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी माना जाता है। संदीप सिंह एम्बुलेंस से लेकर अंतिम संस्कार तक हर जगह मौजूद रहे। बता दें कि फिल्म मेकर संदीप सिंह ने 1 साल के दौरान एक बार भी सुशांत सिंह राजपूत को कॉल नहीं किया था। इसके बावजूद संदीप सिंह खुद को सुशांत सिंह राजपूत का करीबी दोस्त बताते रहे हैं, जबकि सुशांत का परिवार हमेशा दावा करता रहा है कि वो संदीप सिंह को नहीं जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि सुशांत के गुजरने के बाद संदीप सिंह अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक देखे गए हैं। कूपर अस्पताल में भी संदीप सिंह मौजूद थे। वहीं कांग्रेस ने संदीप सिंह और बीजेपी के संबंधों को लेकर सरकार को घेरा था। कांग्रेस का कहना है कि संदीप सिंह ने पीएम मोदी की बायोपिक बनाई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कुछ महीनों में महाराष्ट्र बीजेपी दफ्तर में संदीप सिंह ने 53 बार फोन करके किसके लिए सुरक्षा मांग रहे थे।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी लगातार पूछताछ कर रहा है। एनसीबी की तरफ से की जा रही जांच में भी अब कई नए मामले सामने आ चुके हैं। ड्रग्स कनेक्शन में पकड़े गए जैद विलात्रा को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया है। जैद विलात्रा को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से 10 लाख रुपए के अलावा 3 अन्य देशी और विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई थी। एनसीबी को प्रवर्तन निदेशालय से आधिकारिक सूचना मिली जिसमें बताया गया कि ड्रग्स की खपत, खरीद, उपयोग और ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कई चैट मिले हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए एनसीबी ने जांच की शुरुआत करते हुए इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। एक अन्य घटनाक्रम में पुख्ता जानकारी मिलने के आधार पर 27-28 अगस्त की रात को मुंबई में छापे मारे गए और अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। वहीं जैद विलात्रा के वकील ने आरोपों से इनकार किया है। तारक सैयद ने कहा है कि जैद से जबरदस्ती कबूलवाया गया है। उसके स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि ही वाज सप्लाइंग ड्रग्स टू अदर पीपल एंड दे वांट टू इन्वेस्टिगेट हु आर दोज पर्सन्स। वो बेसिस पे किए, बाकी देयर इज नो रिकवरी वाज नॉन स्मॉल क्वांटिटी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज नया ट्विस्ट आ रहा है। अब सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने दावा किया है कि परिवार मानता है कि सुशांत की हत्या की गई है। विकास सिंह ने साफ शब्दों में इसे एक हत्या का मामला बताया है। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये और जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विकास सिंह ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने कभी भी उन्हें या फिर परिवार को किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया था। उनके मुताबिक अगर पुलिस की तरफ पहले ही सारी जानकारी साझा की जाती तो ये केस अलग दिशा में आगे बढ़ता। वहीं स्टेटमेंट की भाषा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास सिंह ने इस बात पर आपत्ति दर्ज करवाई है कि मुंबई पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया था वो मराठी भाषा में था। वहीं परिवार को इस भाषा की समझ नहीं थी, लेकिन पुलिस ने उसी स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर में पेश किया। मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि रिया एक अक्यूज्ड को इस एफर्ट से फायदा मिले। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई। This statement unfortunately is been given leaked out by the Mumbai police either through some friendly media or through the accused. And that is why for the first time this statement came yesterday about what apparently it is alleged that the family members had said. So that is the only occasion for us to know what actually had been recorded, because the objection at that point of time was only that it should not be in Marathi. Don't ask us to sign something which is in Marathi. But we were not aware. We didn't know what was written in Marathi. That has come only now when this leak has taken place by the Mumbai police to the media or to the accused. अभिनेत्री कंगना रनावत ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंगना का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की धमकी दी है। सुशांत सिंह सुसाइड केस में कंगना रनावत ने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। कंगना का आरोप है कि इस बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने वाली याचिकाओं पर अब 10 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि जिन ग्राहकों के खाते 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं किए गए, उन्हें केस का निपटारा होने तक प्रोटेक्शन दिया जाए और उनके खातों को केस की सुनवाई खत्म होने तक एनपीए घोषित नहीं किया जाए। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि
सरकार ब्याज में छूट नहीं दे सकती है सरकार, लेकिन पेमेंट का दबाव कम कर सकती है। तुषार मेहता ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी की रीढ़ है, ऐसे में हम अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने वाला कोई फैसला नहीं ले सकते। वहीं छूट की मांग कर रहे ग्राहकों की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मोरेटोरियम नहीं बढ़ा तो कई लोग लोन पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करेंगे। याचिका दायर करने वाले लोगों की तरफ से मांग की गई है कि इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी को सेक्टर वाइज प्लान तैयार करना चाहिए। कोर्ट में रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई की ओर से कहा गया है कि मोरेटोरियम में ग्राहकों से ब्याज वसूलना गलत है, इससे आने वाले समय में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ सकते हैं। कोर्ट में शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि कोरोना की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें राहत देने के उपाय किए जाने चाहिए। आरबीआई सिर्फ बैंकों के प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर सकता। थिएटर, बार और फूड कोर्ट बंद हैं। हम कैसे कमाएंगे और कर्मचारियों को सैलरी कैसे देंगे? कोर्ट से अपील करते हैं कि सेक्टर वाइज राहत देने पर विचार होना चाहिए। इससे पहले मंगलवार को सरकार ने कहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मोरेटोरियम पीरियड 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी दूसरी कोर्ट झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो ये प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश MC मेहता मामले में पारित किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 1985 के बाद से दिल्ली और उसके आसपास प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर समय समय पर आदेश जारी करती रहती है। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिल्ली NCR में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गी वासियों का अतिक्रमण है, जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ ये बहुत ज़्यादा है, जो कि करीब 48,000 झुग्गियाँ हैं। रेलवे ने कहा कि NGT ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था कि जिसके तहत इन झुग्गियों बस्ती को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, लेकिन राजनीतिक दखल अंदाजी की वजह से रेलवे लाइन के आसपास का ये अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका। रेलवे ने कहा कि इसमें काफ़ी अतिक्रमण तो रेलवे के सुरक्षा जोन में है, जो कि बेहद चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि ये झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए और रेलवे सुरक्षा जोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाए, जो कि 3 महीने में पूरा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने का काम में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो ग्रेजुएशन के छात्रों की पहले और दूसरे साल की परीक्षा ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को लेकर दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यूजीसी ने सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षा को अनिवार्य बताया है, बाकी परीक्षाओं पर यूजीसी ने बैन नहीं लगाया है। ऐसे में यूनिवर्सिटी चाहे तो ग्रेजुएशन के पहले और दूसरे छात्रों की परीक्षा करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इग्नू समेत कुछ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के पहले और दूसरे साल के छात्रों की परीक्षा कराए जाने को लेकर सवाल उठाए गए थे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए WHO को फंड नहीं देगा अमेरिका। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ
खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत के रणनीतिक और साझेदारी फोरम के तीसरे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी का संबोधन रात 9 बजे होगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना संबोधन देंगे। इस संबोधन में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनने पर भारत की क्षमता, भारत के गैस बाजार में अवसर पर बात होगी। साथ ही भारत में FDI आकर्षित करने के लिए कारोबार करने में आसानी जैसे विभिन्न विषयों को भी शामिल किया गया है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में साझा अवसर और चुनौतियां, हिंद प्रशांत के आर्थिक मुद्दे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में इनोवेशन भी उन प्रमुख मुद्दों में शामिल है जिन पर चर्चा की जा सकती है। ISPF के अध्यक्ष मुकेश अघी के मुताबिक ये एक विन विन पार्टनरशिप है जो भौगोलिक, राजनीतिक, व्यापार, सांस्कृतिक, कूटनीतिक और वैज्ञानिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। ISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए काम करता है। अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को $6 करोड़ से ज़्यादा बकाया राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि बाकी धन वो संयुक्त राष्ट्र में दूसरे कामों के लिए देगा। एक दिन पहले ही व्हाइट हाउस ने कहा था कि कोविड-19 के टीके के विकास और डिस्ट्रीब्यूशन की WHO की परियोजना में वो शामिल नहीं होगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी से निपटने के तरीके को लेकर WHO से खफा हैं और संगठन पर चीन के अनुचित प्रभाव में होने का आरोप लगाते रहे हैं। इसीलिए उन्होंने WHO को 2020 में दी जाने वाली राशि में से करीब $6.2 करोड़ रोकने का फैसला किया है। हालांकि संगठन से अलग होने की प्रक्रियाओं के बावजूद प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका WHO की चुनिंदा बैठकों में शामिल होता रहेगा और अलग होने की प्रक्रिया की 1 वर्ष की अवधि के दौरान विशेष कार्यक्रमों में एक बार का योगदान भी देगा। इन कार्यक्रमों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन, लीबिया तथा सीरिया में मानवीय सहायता और इन्फ्लुएंजा से निपटने के प्रयास से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर
तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे 2 दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दक्षिण पैंगोंग और अन्य जगहों पर हालात का जायजा लिया। पिछले काफ़ी वक्त से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद देखने को मिला है। भारत ने एक बार फिर चीन की घुसपैठ की बात कही है, जिसके बाद अब सेना प्रमुख ने लद्दाख में हालात का जायजा लिया है। यहां नरवाणे ने परिचालन मुद्दों और ज़मीनी हालात का जायजा लिया। वहीं बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच चीन और भारत के बीच बैठकों का दौरा भी जारी है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि भारत ने लद्दाख में पैंगोंग इलाके में नॉर्थ फिंगर 4 को फिर अपने कब्जे में ले लिया है। जून महीने के बाद पहली बार भारतीय सेना के कब्जे में ये इलाका पूरी तरह से आ गया है। अब यहाँ से सबसे निकट की चीनी पोस्ट फिंगर 4 के ईस्ट हिस्से में है, जो भारतीय सेना की पोजीशन से कुछ मीटर की दूरी पर है। भारतीय और चीनी ब्रिगेड कमांडरों ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन मुलाकात की। इससे पहले भारतीय सैनिकों ने चुशुल सेक्टर में चीनी चालों को नाकाम करते हुए पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट की ऊंची पहाड़ियों और रेजोंग ला के पास रेचिन ला पर कब्जा कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर स्थित पहाड़ियों के फिंगर 3 पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मूवमेंट की ओर फिंगर 4 के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। यहां चीन ने फिंगर 8 से 8 किलोमीटर दूर आकर रिजलाइन पर कब्जा कर रखा है, जिसे भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में चिन्हित करता आया है। इलाके में हालात स्थिति संवेदनशील बने हुए हैं। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर तनाव बढ़ने की वजह से भारतीय सैनिकों ने 29 अगस्त और 30 अगस्त की मध्यरात्रि को तेजी से कदम बढ़ाए और चीनी सैनिकों को किसी भी स्थिति में जाने से रोकने के लिए ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर कब्जा कर लिया। अधिकारी ने कहा कि उत्तरी तट पर भी सेना ने अपनी अहम पकड़ बना ली है। सूत्रों ने बताया कि तनाव घटाने के लिए दोनों पक्षों के सेना कमांडरों की बुधवार को हुई एक और दौर की वार्ता बेनतीजा रही। ये बातचीत करीब 7 घंटे चली। भारत में 118 ऐप्स पर प्रतिबंध को लेकर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि भारत सरकार का फैसला चीनी निवेशकों और सर्विस प्रोवाइडर्स के कानूनी हितों का उल्लंघन है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वो इसे गंभीरता से ले रहा है और इसका विरोध करता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने चीन के 118 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का ये फैसला लिया है। जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। सेना में कट ऑफ डेट से बाहर होने की वजह से स्थायी कमीशन नहीं मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 17 महिला अधिकारियों को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों की अर्जी का निपटारा करते हुए कहा कि ये संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की वकील मीनाक्षी लेखी से कहा कि एक तरह से आप फैसले में संशोधन की मांग कर रही हैं, ये मुमकिन नहीं है। आप इस आवेदन को वापस ले लें। आप चाहें तो पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती हैं। मार्च में इन महिला अधिकारियों के 14 साल पूरे कर लिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने 16 जुलाई में स्थायी कमीशन को लागू किया। सरकार ने कहा है कि अगर कट ऑफ डेट से समझौता करते रहे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। बड़े पैमाने पर महिला अधिकारियों की लाइन लग जाएगी। नफरत भरे भाषणों से निपटने के तौर तरीकों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही फेसबुक ने बीजेपी नेता टी राजा सिंह को अपने मंच और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित कर दिया है। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने जारी एक मेल में कहा है कि हमारी नीति हिंसा को बढ़ावा देने या हिंसा से जुड़े लोगों को प्रतिबंधित करने की रही है, इसीलिए हमने नियमों का उल्लंघन करने पर टी राजा सिंह को फेसबुक पर बैन कर दिया है। बयान के मुताबिक संभावित उल्लंघनों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया बहुत व्यापक है और काफ़ी जांच के बाद अकाउंट हटाने का फैसला किया गया है।
बता दें कि हाल ही में बीबीसी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स और टाइम मैगजीन ने खबरें प्रकाशित की थी जिनमें दावा किया गया था कि फेसबुक की भारतीय इकाई के कुछ पदाधिकारियों ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। इसके बाद से फेसबुक सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।